नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये 1997 में आई थी, पर आज भी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इसका जिक्र होता है। हाँ बिल्कुल, इसने कई लोगों के पैसे को देखने का नजरिया बदला है, ये तो मानना पड़ेगा। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब का एक तरह से सार भी है, विश्लेषण भी। इसमें बताया गया है कि कैसे कियोसाकी ने दो अलग अलग पिताओं से पैसे के बारे में बिल्कुल उल्टी बातें सीखी। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर बहुत सफल बिजनेसमैन, यानी रिच डैड। और इन्हीं दोनों की सोच का जो फर्क है वही किताब का आधार है। तो आज हम इसी किताब के मुख्य विचारों को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कि ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई, इसकी क्या ताकत है, और हाँ, जो आलोचनाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, क्या ये वाकई सबको अमीर बनने का रास्ता दिखाती है या मामला कुछ और है? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इन दो पिताओं से। पुअर डैड का मंत्र था, भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, सुरक्षित नौकरी करो, जो हम सबने सुना है अपने घरों में, है ना? पारंपरिक सोच। हाँ। और रिच डैड वो बिल्कुल अलग बात करते थे। यहीं से वो पहला और शायद सबसे फेमस सबक आता है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये सुनने में ही कितना अलग लगता है, उस जमाने में तो और भी लगता होगा। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी सोच एक माइंडसेट शिफ्ट है। पुअर डैड कहते थे मेहनत करो, तनख्वाह कमाओ। और रिच डैड कहते थे ऐसी चीजें बनाओ या खरीदो, मतलब संपत्ति या एसेट्स, जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती रहे अपने आप। अच्छा, मतलब नौकरी से अलग। हाँ, नौकरी के भरोसे मत रहो। यहीं से वो संपत्ति और देनदारी, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है इस किताब के बारे में। संपत्ति वो जो पैसा लाए, देनदारी वो जो पैसा ले जाए। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। सीधा तो लगता है, पर है बहुत गहरा। जैसे किराए पर दिया घर आपकी संपत्ति है, पैसा आ रहा है। लेकिन एक बड़ी महंगी गाड़ी लोन पर ली हुई जिसकी किश्तें जा रही हैं, वो देनदारी। पर यहाँ एक आलोचना भी आती है जो हमारी जानकारी में है, कि ये परिभाषा थोड़ी ज्यादा ही सरल कर दी गई है, जैसे अपना घर जिसमें हम रहते हैं। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। कियोसाकी के हिसाब से अपना घर अक्सर देनदारी है, क्योंकि उससे पैसा जाता है, आता नहीं। लेकिन कई लोग तो घर को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। बिल्कुल, तो यहीं पर वो सरलीकरण वाली बात आती है। ये किताब की ताकत भी है कि इसने मुश्किल बातें आसान की, पर कमजोरी भी, क्योंकि असल जिंदगी हमेशा इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। सही कहा। तो ये एक फ्रेमवर्क देता है सोचने का, पर शायद इसे एकदम नियम मान लेना ठीक नहीं। हाँ, शुरुआत के लिए अच्छा है। और यहीं से दूसरा सबक जुड़ता है, वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत। सिर्फ कमाना काफी नहीं है। बिल्कुल, रिच डैड का यही तो जोर था। स्कूल हमें इतिहास, गणित सब सिखाते हैं, पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाते। सही बात है। निवेश क्या है, अकाउंटिंग क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, ये सब समझना जरूरी है अगर आपको सच में अमीर बनना है। कियोसाकी कहते हैं कि लोग पैसे की तंगी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली साक्षर नहीं है। ये बात तो बहुत दमदार लगती है। इसने यकीनन कई लोगों को अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रेरित किया होगा। हाँ, किया है। लेकिन फिर वही सवाल जो आलोचनाओं में भी है, किताब महत्व तो बताती है, पर क्या ये सिखाती भी है? मतलब क्या इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान है? जानकारी कहती है कि इसमें ठोस निवेश रणनीतियों की कमी है। ये एक मुख्य आलोचना है और काफी हद तक सही भी है। किताब आपको मोटिवेट करती है, क्या करना है ये बताती है। संपत्ति बनाओ, साक्षर बनो, पर कैसे करना है इस पे ज्यादा गाइडेंस नहीं है। मतलब कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पढ़ने वाला इंस्पायर तो हो जाता है, पर फिर उसे खुद ही पता लगाना पड़ता है कि अच्छा, अब करूं क्या, कौन सा स्टॉक खरीदूं, रियल एस्टेट में कैसे जाऊं। अच्छा, तो ये एक तरह से प्यास जगाती है, पर पानी खुद ढूंढना पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक है। अगला सबक भी दिलचस्प है। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। वेतन से ज्यादा स्किल पर फोकस करो। ये भी एक माइंडसेट शिफ्ट है, खासकर युवाओं के लिए। रिच डैड की सलाह थी कि ऐसी नौकरी चुनो जहां कुछ सीखने को मिले। सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट, भले ही शुरू में सैलरी थोड़ी कम हो, क्योंकि ये स्किल्स बाद में काम आएंगे। हाँ, ये स्किल्स आपको भविष्य में अपना बिजनेस शुरू करने या ज्यादा कमाने में मदद करेंगी। ये लॉन्ग टर्म सोच है, आज सीखो ताकि कल ज्यादा कमा सको। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सबके लिए प्रैक्टिकल है? मान लीजिए किसी पर परिवार की जिम्मेदारी है, क्या वो कम सैलरी पर सीखने को प्राथमिकता दे सकता है?
ये बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, किताब एक सामान्य सिद्धांत देती है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। ये सलाह शायद उनके लिए ज्यादा काम की है जिनके पास शुरू में थोड़ा रिस्क लेने की गुंजाइश है। लेकिन इसका जो मूल विचार है कि स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपनी जगह सही है। आखिर में आपकी स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथे सबक पर। ये शायद किताब के सबसे अहम संदेशों में से एक है, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व, नौकरी पर निर्भर रहने का जोखिम। हाँ, कियोसाकी नौकरी को चूहे दौड़ या रैट रेस कहते हैं। चूहा दौड़? हाँ, मतलब लोग ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर खर्चे बढ़ा लेते हैं और फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक चक्रव्यूह जैसा। अच्छा, और इससे निकलने का रास्ता? अपना बिजनेस बनाना या निवेश करना। उनका मानना है कि असली आर्थिक आजादी और सुरक्षा इसी में है। नौकरी में तो आप अपने मालिक पर निर्भर हैं, वो कभी भी आपको निकाल सकता है। ये विचार कि नौकरी सुरक्षित नहीं है, ये कई लोगों को चौंकाता होगा, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि अच्छी नौकरी मतलब सुरक्षा। बिल्कुल, और यहीं से वो उद्यमिता को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन क्या इसमें भी कुछ आलोचना है? क्या उद्यमिता को थोड़ा ज्यादा आसान दिखाया गया है? हाँ, ये आलोचना भी होती है। स्रोत बताते हैं कि किताब शायद बिजनेस शुरू करने के असली जोखिम, जो मुश्किलें आती हैं और जो हाई फेलियर रेट है, उसे थोड़ा कम करके आंकती है। मतलब ये हर किसी के बस की बात नहीं है? देखिए, उद्यमी बनना आसान नहीं है। इसमें बहुत मेहनत, तनाव, अनिश्चितता होती है। किताब प्रेरणा देती है, जो अच्छी बात है, पर शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। तो यहाँ भी एक बैलेंस चाहिए। प्रेरणा लो पर हकीकत भी समझो। और इसी से जुड़ा है पांचवां सबक, डर पर काबू पाना और जोखिम लेना। हाँ, रिच डैड सिखाते हैं कि पैसे खोने का डर ही ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोकता है। डर तो लगता ही है पैसा खोने से। लगता है। पुअर डैड की सोच थी सुरक्षित चलो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे गलतियां तो होंगी, उनसे सीखो, वो आपको स्मार्ट बनाएंगी। ज्यादातर लोग डर के मारे कोशिश ही नहीं करते। तो क्या किताब कहती है कि बस आंख बंद करके रिस्क ले लो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बात सोचे समझे जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क की है। पर आलोचना ये है कि किताब ये तो कहती है कि रिस्क लो, पर ये ठीक से नहीं बताती कि रिस्क का अंदाजा कैसे लगाएं, उसे मैनेज कैसे करें। अच्छा, डर पर काबू पाने का मतलब लापरवाही तो नहीं होना चाहिए ना। बिना सोचे समझे रिस्क लेना तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। और एक और बड़ी आलोचना जो हमारी जानकारी में है, वो तो रिच डैड के होने पर ही सवाल उठाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये किरदार काल्पनिक है। हाँ, ये एक बड़ा विवाद रहा है। कियोसाकी हमेशा कहते हैं कि रिच डैड असली थे, पर वो कौन थे ये गुप्त रखा। लेकिन अगर ये किरदार काल्पनिक है, तो सवाल उठता है कि क्या ये बस एक अच्छी कहानी है या असल जिंदगी के अनुभव पर आधारित सलाह है। इससे किताब की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि कई पढ़ने वाले कहते हैं कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, संदेश ज्यादा जरूरी है। पर हाँ, प्रामाणिकता के नजरिए से ये एक वैलिड पॉइंट है। तो हमने मुख्य सबक और उनसे जुड़ी आलोचनाओं पर बात की। अब अगर किताब की ओवरऑल ताकत देखें, तो सबसे बड़ी बात शायद इसकी सरल कहानी वाली शैली है। निश्चित रूप से इसने पर्सनल फाइनेंस जैसे सूखे समझे जाने वाले विषय को दिलचस्प बना दिया। कहानी के रूप में लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं। हाँ, पढ़ने में आसान है। इसने मुश्किल विचारों को आम आदमी के लिए आसान बनाया और इसने लाखों लोगों को पैसे के बारे में सोचने पर, बात करने पर मजबूर किया, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मोटिवेट किया। ये एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है। कर्मचारी वाली सोच से निकालकर निवेशक या उद्यमी की तरह सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये प्रेरणा और सोच में बदलाव लाना ही शायद इसकी सबसे बड़ी देन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? जानकारी के अनुसार ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में नए हैं, जैसे स्टूडेंट्स या जो अभी अभी कमाने लगे हैं, यंग प्रोफेशनल्स। हाँ, मतलब जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, या फिर वो लोग जो महसूस करते हैं कि वो बस नौकरी के चक्कर में फंसे हैं, जिसे वो रैट रेस कहते हैं, और अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। ये एक तरह से फाइनेंशियल सोच का प्राइमर है। लेकिन शायद उन लोगों के लिए कम उपयोगी है जो पहले से निवेश वगैरह करते हैं
या जिन्हें ठोस डिटेल रणनीतियां चाहिए? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जो लोग पहले से फाइनेंस की बारीकियां समझते हैं या जिन्हें स्पेसिफिक सलाह चाहिए कि अब क्या खरीदें, कहाँ निवेश करें, उन्हें ये किताब शायद थोड़ी बेसिक लगे। ये नींव रखने के लिए अच्छी है। पूरी इमारत बनाने के लिए शायद और जानकारी चाहिए होगी। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें, रिच डैड पुअर डैड एक बहुत प्रभावशाली किताब है। इसने पैसे को लेकर पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती दी। हाँ। इसने संपत्ति बनाने, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करने और उद्यमिता के महत्व को एक सरल और प्रेरक कहानी के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल। इसकी मुख्य ताकत है लोगों की सोच बदलना और उन्हें आर्थिक रूप से एक्टिव होने के लिए प्रेरित करना। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं, जैसे कॉन्सेप्ट्स का जरूरत से ज्यादा सरलीकरण, प्रैक्टिकल रणनीतियों की कमी और वो रिच डैड की प्रामाणिकता वाला सवाल। ये किताब जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करती है शायद। ये बात सही है। ये किसी को भी अपनी मौजूदा आर्थिक सोच और भविष्य की योजनाओं पर दोबारा विचार करने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो आज की इस चर्चा से मिली जानकारी यकीनन किसी को भी धन संबंधी अपनी सोच का मूल्यांकन करने में मदद कर सकती है। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब मोटिवेशन देने और माइंडसेट बदलने में तो कामयाब है, पर असली चुनौती शायद इस बदले हुए माइंडसेट को ठोस रोजमर्रा की आर्थिक आदतों और एक्शन में बदलने की है, खासकर तब जब किताब में कैसे करें का मार्गदर्शन कम है। मतलब प्रेरणा और एक्शन के बीच का जो गैप है। हाँ, उस गैप को कैसे भरा जाए, प्रेरणा को असलियत में कैसे बदला जाए, यही शायद हर पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ा सवाल है जिस पर वो खुद विचार कर सकता है।